हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट की है बायोलॉजी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन सीरीज, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, जिसकी हेडिंग है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे व्हाट इज ए सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। बायोलॉजी एनसीईआरटी में हर यूनिट से पहले एक साइंटिस्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई हुई हैं और वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर बता रखा है जीएन रामचंद्रन के बारे में, और इससे पहले भी इस यूनिट के बारे में कुछ बेसिक बातें बता रखी है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 11th की यूनिट नंबर 3 है, और इस यूनिट की हेडिंग है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मतलब इस यूनिट में हम 3 चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड होगा बायोमोलिक्यूल्स, और फिर हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मतलब सीधी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो सेल, कोई भी जो सेल होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल और चाहे यूकैरियोटिक, अगर बेसिक डिफरेंस आपको नहीं पता तो मैं अगर बेसिक डिफरेंस दोनों में बताऊं तो प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनकी सेल में जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होती है, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, इसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल हम उसको बोलेंगे जिसमें जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ क्या होगी, एक कवरिंग होगी, और इस कवरिंग को बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंस होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम बोल देंगे न्यूक्लियस। तो ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में ऐसी कोई कवरिंग नहीं होती है, ये डिफरेंस होता है। तो इस यूनिट में हम जो दोनों टाइप की सेल होती हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, उसमें डिफरेंस समझेंगे, दोनों में किस टाइप के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो समझेंगे इस चैप्टर में। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, इसमें हम समझेंगे कि सेल में जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, सेल की ये मेम्ब्रेन है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका फॉर्मेशन किन किन बायोमोलिक्यूल्स से हुआ है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर हम ये पढ़ेंगे कि एक सेल से जब नेक्स्ट सेल बनती है तो कैसे जो है वो सेल डिवीजन होता है, एक सेल का कैसे कैसे साइकिल चलता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस यूनिट के बारे में जो बेसिक बातें बता रखी है वो मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट लाइन में बोल रखा है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो ये लाइन आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है अपना, उसमें भी तो उसी बात को यहाँ पर रिपीट किया गया है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी सब्जेक्ट में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। ये बात तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, इस बात को आप बायोलॉजी वर्ड से ही समझ सकते हो। जो बायोलॉजी वर्ड में जो बायो वर्ड है, इसका मतलब होता है लाइफ या फिर लिविंग। और ये जो लॉजी वर्ड है बायोलॉजी वर्ड में, ये जो लॉजी वर्ड है ये लोगोस वर्ड से मिलकर के बना है, और इसका मतलब होता है टू स्टडी। तो अगर हम बायोलॉजी को कन्वर्ट करें एक डेफिनेशन के फॉर्मेट में, तो बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जहां पर लिविंग की या लाइफ की स्टडी होती है। तो किसकी स्टडी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है, मतलब जो जिंदा है, जो लिविंग है, उसकी हम बात करेंगे किसमें, बायोलॉजी में। इतनी बात आपके समझ में आई। नेक्स्ट लाइन में बोल रखा है द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दियर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रोट आउट दियर डाइवर्सिटी। अब ये जितने भी लिविंग प्रेजेंट है इस अर्थ पे, जब उनकी हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम उनमें बहुत सारी वैरायटी देखते हैं, तभी हमें जाकर के पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी डाइवर्सिटी इस अर्थ पे प्रेजेंट है। इट इज द सेल थ्योरी that emphasized the unity underlying this diversity of forms, that means the cellular organization of all life forms। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग हैं, भले ही वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन जब हम उनके बेसिक लेवल पर जाएंगे तो सभी में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो है वो यूनिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि लिविंग उसी को बोला जाता है जो मिनिमम एक सेल का बना होना चाहिए। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम उसको नहीं बोल सकते हैं जिसमें मिनिमम एक सेल भी प्रेजेंट ना हो। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि वो मिनिमम एक सेल का बना होना चाहिए। तो ये एक यूनिटी है, हर लिविंग में ये एक यूनिटी है कि हर लिविंग में सेल प्रेजेंट होगी। A description of cell structure and cell growth by division is given in the chapters comprising this unit। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस यूनिट में हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, सेल ग्रोथ होगी और फिर डिवीजन होगा, इसके बारे में इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएटेड ए सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फिनोमिना, दैट मीन्स फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर
प्रोसेस, कि जब हम सेल थ्योरी को पढ़ते हैं तो हमें कुछ मिस्ट्री जो है वो क्रिएट होती है उसके फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर प्रोसेस के थ्रू। This mystery was the requirement of integrity of cellular organization for living phenomena to be demonstrated or observed। और ये जो मिस्ट्री है वो जरूरी भी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में उसके प्रोसेस में जो जो फिनोमिना देखने को मिलते हैं उन सब से ये चीज़ें जो हैं ये रिक्वायर्ड है। In studying and understanding the physiological and behavioral process, one can take a physiochemical approach and use cell-free system to investigate। समझाया ये गया है, ये पीछे की जो लाइनें हैं उसको अगर मैं कंक्लूजन दूँ, ये समझाया गया है कि भाई बायोलॉजी में हम लिविंग के बारे में पढ़ते हैं और जो लिविंग है उनकी बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन जब हम सभी लिविंग को देखते हैं तो उनमें हमें एक बेसिक यूनिटी मिलती है कि सभी जो है वो मिनिमम एक सेल के तो बने, एक से ज़्यादा सेल के बने हो सकते हैं, पर सभी में एक यूनिटी क्या है कि सभी में सेल प्रेजेंट है, ये यूनिटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो सेल है वो कैसे ग्रो करेगी, कैसे डिवाइड करेगी। सेल थ्योरी जो बात हमें बताती है कि हर लिविंग जो है वो सेल से और सेल के प्रोडक्ट मतलब टिश्यू ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बना है, और हर सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से उसका फॉर्मेशन होता है, तो उसमें एक मिस्ट्री आती है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको स्टडी करने की कोशिश की है। इसको स्टडी करने के लिए उन्होंने फिजियोकेमिकल अप्रोच अपनाया है कि इस सेल में जो केमिकल्स प्रेजेंट है उनकी स्टडी की, किस तरीके से एक्टिविटी हो रही है उस प्रोसेस को फॉलो किया, इस तरीके से टाइम टू टाइम इसकी स्टडी की गई है। दिस अप्रोच इनेबल्स अस टू डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेस इन मोलिकुलर टर्म्स। और इस अप्रोच से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि जब हम बायोमोलिक्यूल लेवल पर जाकर के देखेंगे तो बहुत सारे प्रोसेस देखने को मिलते हैं। द अप्रोच इज एस्टेब्लिश्ड बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यूज फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इससे हमें ये भी समझ में आया कि जो लिविंग टिश्यू है, जो लिविंग की जो सेल है, और सेल मिलकर के क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, तो उसमें हमें बहुत सारी क्या देखने को मिलती है, वैरायटी देखने को मिलती है। इट विल टेल अस व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इन लाइंस में अगर मैं आपको एक बेसिक बताऊं ना, तो ये तो अपन ने देख लिया कि लिविंग है तो उसमें सेल प्रेजेंट है। अब इस सेल को जब हमने इंटरनली स्टडी करने की कोशिश की तो हमने देखा इसमें बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये बायोमोलिक्यूल्स किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करके सेल का फॉर्मेशन करते हैं, किस तरीके से बायोमोलिक्यूल्स का रोल होता है बहुत सारे प्रोसेस होने में, इन सब के बारे में जो है वो पता किया गया। और जब ये स्टडी की गई तो ये भी पता चला कि एक लिविंग में कैसे कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, कंपाउंड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेज वन कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर दीज कंपाउंड डूइंग इनसाइड ए सेल। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोग कि ये प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सब क्यों प्रेजेंट है एक सेल के अंदर, and in what way they carry out gross physiological process like digestion, excretion, memory, defense, recognition, etc। और ये ही बायोमोलिक्यूल्स मिलकर के हमारी बॉडी में क्या क्या काम कर देते हैं, ये ही हमारे डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में और इसके अलावा मेमोरी बनाने में, इन सब में हेल्प कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो किस तरीके से प्रोसीजर हो रहा होगा इसको लेकर के लोग जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। In other words, we answer the question what is the molecular basis of all physiological process। हमारी बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं उनमें किस तरीके से ये मॉलिक्यूल मिलकर के हेल्प कर रहे हैं, इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। It can also explain the abnormal process that occur during any diseased condition। और कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जब हम बीमार होते हैं तब हमारी बॉडी में कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है, ये भी किस तरीके से अकर होती हैं, किस तरीके से रिएक्ट होती हैं, जो सिर्फ डिजीज के टाइम पे ही होंगी। तो ये क्वेश्चन जो है वो माइंड को ऐसे सोच सकता है कि किस तरीके से कुछ बायोमोलिक्यूल मिले, कुछ माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स मिले जिन्होंने मिलकर के मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स बनाया, फिर उनने मिलकर के एक सेल बनाई, फिर ऐसी ही बहुत सारी सेल बनी और फिर उन्होंने टिश्यू बनाया, फिर बहुत सारे टिश्यू ने मिलकर के ऑर्गन बनाया, और फिर ऑर्गन ने मिलकर के जो है वो क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया। तो इसको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। सीधी बात ये है कि एक तरीके का क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि भाई कैसे काम कर लेते हैं सब कुछ मिलकर के, इस मिस्ट्री को जो है वो समझा जा रहा है यहाँ पे। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। कि लिविंग को पढ़ने के लिए जो उसके बेसिक लेवल पर जाकर के जो आप स्टडी कर रहे हो और इसमें जो आप फिजियोकेमिकल अप्रोच को आप अपना रहे हो, इसको बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। द कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी।
बायोलॉजी को समझने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो टेक्निक और कॉन्सेप्ट है उनको भी अप्लाई किया जाता है। इन चैप्टर नंबर 9 ऑफ दिस यूनिट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज प्रोवाइडेड। अभी तक जो बताया ना कि एक सेल में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स में अच्छे से समझेंगे। अब इसके बाद में एक साइंटिस्ट का नेम दे रखा है जी.एन. रामचंद्रन। जी.एन. रामचंद्रन जो है उनका अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट काम मानूं तो उन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर के फील्ड में वो एक आउटस्टैंडिंग फिगर रही, मतलब उन्होंने अच्छा खासा काम किया प्रोटीन की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। और इसके अलावा मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलिमर्स जो है उनके फाउंडर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोलेजन जो होता है उसकी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को फाउंड किया था, उसको डिस्कवर किया था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, आपको ध्यान में रखना है। और इनकी ये जो भी डिस्कवरी है ये नेचर एक जो बुक आती है उसमें 1954 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने एक रामचंद्रन प्लॉट जो है उसके थ्रू ये सारी स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप की थी। रामचंद्रन प्लॉट क्या होता है, कोई भी जो प्रोटीन होती है उसकी बेसिक यूनिट होती है अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड जो है वो किस एंगल में एक दूसरे के साथ में अरेंज है, मान लो एक अमीनो एसिड ये है, दूसरा अमीनो एसिड ये है, तो किस एंगल में एक दूसरे से अरेंज है, इस एंगल को जानने के लिए इस तरीके का प्लॉट डेवलप किया गया था जिसके थ्रू जो है वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर को देखा जा सके। तो इस रामचंद्रन प्लॉट का यूज करके इन्होंने जो भी प्रोटीन्स हैं उनको डिफाइन करने की कोशिश की। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रामचंद्रन प्लॉट स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी मतलब ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन क्या है, एक तरीके का बायोमोलिक्यूल है, लिविंग में प्रेजेंट है। तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी को डिफाइन करने के लिए रामचंद्रन प्लॉट जो एक ग्राफ बनाया गया उसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अभी कोलेजन क्या होता है, जो इसकी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर इन्होंने दी थी जी.एन. रामचंद्र जी ने। तो ये कोलेजन क्या होता है, देखो जो एनिमल्स होते हैं उनमें 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो उनमें एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, न्यूरल टिश्यू होता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं आपको थोड़ी सी समझाऊं बच्चों, तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि एक तो इसमें मैट्रिक्स पार्ट होता है, बिल्कुल ऐसे आप मानो कि जेली टाइप पार्ट। दूसरा इसमें कुछ प्रोटीन के फाइबर होते हैं। ये जो प्रोटीन के फाइबर होते हैं दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो इलास्टिन फाइबर हो सकते हैं और एक हो सकते हैं कोलेजन फाइबर। तो ये जो कोलेजन फाइबर है ना, इसकी स्ट्रक्चर बताई थी इन्होंने। मतलब कोलेजन फाइबर किसके पार्ट हैं, कोलेजन फाइबर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट हैं। इनकी स्ट्रक्चर बताई थी जी.एन. रामचंद्रन ने। अब इन लाइंस में तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कैसे उनकी स्टडी हुई, ये सारी बातें बता रखी है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि रामचंद्र जी जो है वो पोलिंग नाम के एक साइंटिस्ट मिले थे जिन्होंने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर दी थी प्रोटीन की, जिसको देख करके वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। और इसी को देख करके फिर उनको लगा कि कोलेजन की जो स्ट्रक्चर को जो उन्होंने सोल्व किया, इसी में उनको एक डायरेक्शन इस चीज़ से मिली थी। तो ये तो हमने बेसिक पढ़ा है, जो इस यूनिट से पहले जो भी बेसिक दे रखे हैं साइंटिस्ट के बारे में और इस यूनिट के बारे में। अब हम मेन चैप्टर पर आते हैं और मेन चैप्टर की जो हेडिंग है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर किसी में लाइफ है तो वो मिनिमम एक सेल का बना होना चाहिए, उसमें सेल का प्रेजेंस होना जरूरी है, तभी हम बोलेंगे कि उसमें लाइफ है। तो लाइफ की यूनिट क्या है, सेल है। ये इस लाइन में समझाया हुआ है। फर्स्ट लाइन में बोला गया है व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप लिविंग को भी देखोगे, नॉन लिविंग को भी देखोगे। लिविंग क्या होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं दूं, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में ग्रोथ होती हो, जो टाइम के साथ में ग्रो करते हो, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हो, जो अपने जैसे ही लिविंग को जिनमें पैदा करने की पावर हो, जिसमें रिस्पोंड करने की पावर हो, आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ चीजें चेंज हो रही हो उनके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी जो है वो रिस्पोंड करे। साथ ही साथ में जो मिनिमम एक सेल के बने हो, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमने बचपन से सुना है। और जिनमें मेटाबॉलिज्म हो, मेटाबॉलिज्म मतलब किसी चीज का टूटना, किसी चीज का बनना, बॉडी में ऐसी एक्टिविटीज हो रही हो तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अगर ये सारी एक्टिविटीज किसी में प्रेजेंट होती है तो उसको हम बोल देंगे लिविंग। तो इसके बेसिस पर हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएशन कर सकते। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई हमारे चारों तरफ लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, ऐसा क्या है जो लिविंग को लिविंग बना रहा है, और ऐसा क्या है
जो लिविंग में प्रेजेंट है लेकिन नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं है। और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव विच ए लिविंग थिंग हैज, कि लिविंग में ऐसा क्या प्रेजेंट है, वही सेम लाइन जो अब मैंने बोली। The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell, in all living organism। और जब आप इसका आंसर देने की कोशिश करोगे तो आपके समझ में आएगा कि जो लिविंग जो है उनमें सेल प्रेजेंट होती है, तभी वो नॉन लिविंग से डिफरेंट है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल, कुछ एक सेल से बने होते हैं। एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। वाइल अदर्स लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, और जो हमारे जैसे हैं वो एक से ज्यादा सेल के बने हैं, उनको हम बोल देंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब चैप्टर में जो फर्स्ट हम पार्ट पढ़ रहे हैं वो है व्हाट इज ए सेल। अब ये सेल होता क्या है। Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो मिनिमम एक सेल का बना हो उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसमें ये एक सेल जो है ना उसमें इतनी पावर है कि वो अपने लेवल पर जिंदा रह सकता है। और सारी इसकी बेसिक जिंदा रहने के लिए जो जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे रेस्पिरेशन होना चाहिए, जैसे फूड का डाइजेशन होना चाहिए, जैसे रिप्रोडक्शन होना चाहिए, तो वो सारी एक्टिविटीज इसी सेल में परफॉर्म हो जाती है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल से कम चीजें प्रेजेंट है, जैसे मान लो किसी में प्रोटीन की कवरिंग ही प्रेजेंट, जैसे हम प्रियोन्स पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, लास्ट में कुछ टर्म्स दे रखी है, वायरसेस, वायरोइड, प्रियोन्स। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें मिनिमम एक सेल प्रेजेंट नहीं है। किसी में सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग है, किसी में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। वायरस में अगर हम बात करें तो प्रोटीन की कवरिंग और अंदर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। लेकिन ये अपने लेवल पर जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यही एक रीजन रहा कि 1969 में जब आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उन्होंने वायरस, वायरोइड, प्रियोन इनको किसी भी किंगडम में शामिल नहीं किया था, क्योंकि इनको अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए किसी और लिविंग की रिक्वायरमेंट होती है। सो इससे हमें क्या समझ में आया, हेंस सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे हमें ये समझ में आता है कि लिविंग होने के लिए मिनिमम एक सेल का प्रेजेंस होना चाहिए। तो सेल क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब यहाँ पर बता रखा है कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक जो है उन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल को ढूंढा था। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगी। 1665 की बात है। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट हुए। वो प्लांट की जो बार्क होती है ना, छाल जो होती है, उसको स्टडी कर रहे थे। और उन्होंने ये देखा, जब इस बार्क को स्टडी किया तो उनको हनी कूम, मधुमक्खी का छत्ता जानते हो, उसमें ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी स्ट्रक्चर उनको दिखी और उन्होंने इसको सेल्यूला नाम दिया था। बाद में इसी में सेल्यूला नाम से ही सेल नाम जो है वो निकल करके आया। लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने जो स्ट्रक्चर देखी थी वो सेल वॉल थी। और ये जो सेल थी वो डेड सेल थी, मतलब अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेड हो चुका था, सिर्फ बाहर की स्ट्रक्चर सेल वॉल प्रेजेंट थी। मतलब इनडायरेक्टली सेल वॉल की डिस्कवरी भी किसने कर दी, रॉबर्ट हुक ने कर दी। ओके, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले डेड सेल को देख लिया था। लेकिन जब लिविंग सेल की बात आती है तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक का नाम आता है और उन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा था। तो नॉर्मल क्वेश्चन आए कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। नॉर्मल क्वेश्चन आए कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन अगर क्वेश्चन में आए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने किया था। उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और ये बात है 1831 की। The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cells। जैसे जैसे धीरे धीरे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई और फिर जब उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई और उसके साथ में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, जिससे हम सेल की जो और इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको और हम अच्छे से देख